तो अब आपको ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो दिया हुआ है, ये बात अब आपको समझ में आएगी अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको एक बार देखते हैं। ये टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द apparatus कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स। तो अभी अभी देखा आपने, जो भी डायग्राम दिया हुआ है नीचे। ठीक है, द इलेक्ट्रोड ई इज कॉल्ड एमिटिंग इलेक्ट्रोड एंड अदर इलेक्ट्रोड सी इज कॉल्ड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे देखिए इन चीज़ों के बारे में वैसे आपको बता दिया गया है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। ये है इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है एमिटिंग इलेक्ट्रोड और ये सी है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। When a suitable radiation is incident on the electrode E, electrons are ejected from it. तो जब कभी सुटेबल रेडिएशन ई पे इंसिडेंट होती है, अभी इसके बारे में डिस्कस किया था हमने, इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रीच द इलेक्ट्रोड सी एंड डिस्पाइट इट्स नेगेटिव पोलैरिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इस वाले पोल पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे जा सकता है अगर इसके पास काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी हो। अब देखिए, हो सकता है कि इसको आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया हो ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हो सकता है कि आपने इसको पॉजिटिव पोलैरिटी दिया हो, तब ये इलेक्ट्रोड इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ले जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि आपने यहाँ पे इस वाले को नेगेटिव पोलैरिटी दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, अगर इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है तो ये इस वाले इलेक्ट्रोड को पोलैरिटी नेगेटिव होने के बाद भी यहाँ तक जा सकता है, ये इस पे आ सकता है। बट केस ये है कि इसके पास बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो ये 3 केसेस पॉसिबल हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द इलेक्ट्रॉन विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रीच द इलेक्ट्रोड सी डिस्पाइट इट्स नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो इस केस में जबकि आपने इस वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और इसको पॉजिटिव से, तो इस केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको रिटार्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की उसको ये डिक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज़? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट है यहाँ पे। तो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये इस रिटार्ड करता है, इसलिए इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं। बट होता क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक पहुँचते हैं फिर भी, अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास काफ़ी हाई काइनेटिक एनर्जी है तो। अगर इलेक्ट्रॉन के पास हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो इस इलेक्ट्रोड तक वो नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो एज कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, fewer and fewer electrons will reach the cathode and photoelectric current recorded by the emitter will fall। तो अगर आप देखें कि सपोज यहाँ पे बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर और इस वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव किया गया है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ रीच कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। अब आपने यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया तो यहाँ पे पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर और कम होगा, थोड़ा और बढ़ाएं थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और बढ़ाएं थोड़ा और कम होगा। फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उस केस में जबकि यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भी इस वाले पे नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब कि इस वाले पे नहीं पहुँच पाते हैं, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर पोटेंशियल थोड़ा सा कम करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, पोटेंशियल फिर थोड़ा सा बढ़ाएं तो नहीं पहुँचते हैं। तो एक आपको बाउंड्री मिलती है, जैसे भी पोटेंशियल किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने भी से V1 कर दिया। ठीक है, V1 और V के बीच बहुत ही कम डिफरेंस है, एक बाउंड्री लाइन है कि V पे कुछ बहुत ही कम करंट पास करेगी, वो एक अलग बात है। बट V पे कुछ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पहुंच रहे होंगे, लेकिन जैसे ही V to V1 किया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, मतलब कि एमीटर की रीडिंग 0 हो जा रही है।
तो V पे रीडिंग 0 नहीं है, V1 पे 0 है, फिर V पे 0 नहीं है, V1 पे 0 है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बन रही है। तो इसी पोटेंशियल को नेगेटिव जो जिसकी वैल्यू है, जिस पे कि इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पा रहा है इलेक्ट्रोड पे, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पे, और करंट हो जा रही है 0, इसी को हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए अभी आपके सामने एक टर्म आएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज द रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्यों करता है बताया, क्योंकि जब आपने इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है तभी देखिए रिटार्डिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, जब आपने कलेक्टिंग कैथोड को नेगेटिव किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देता अपनी तरफ। तो ये पोटेंशियल रिटार्डिंग पोटेंशियल बोली जाती है। एज द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, जैसे जैसे इसकी नेगेटिविटी बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ही कम होता चला जाएगा जो कि वहाँ पे तक पहुँच पाता है। ठीक है, एंड करंट रिकॉर्डेड बाई एमीटर विल फॉल। तो एमीटर जो करंट रिकॉर्ड करता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इन केस ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, नो करंट नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कैथोड एंड करंट विल बिकम 0। तो जब क्या करते हैं आप, जब यहाँ पे आप करते हैं कि जब यहाँ पे आपने इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, तो उस केस में इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको V0 बोला जा रहा है, इसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर देता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि सर्किट में करंट 0 हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे एक पोटेंशियल मिलता है जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सभी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पे आने से रोक देता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप बात समझें, बात को ज़रा सा डीपली समझें, तो जैसे देखिए कि ये कंडीशन है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला और ये ऐसे चला, जस्ट पहुँचने ही वाला था, बस टच करने ही वाला था। यहाँ पे इसके पास इतनी एनर्जी थी, ठीक है, जस्ट उस बाउंड्री की जिसकी बात कर रहे थे कि V1 पे ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन इसको V0 पे पहुँच जाएगा, लेकिन V1 पे नहीं पहुँच पाएगा। तो इस V0 की कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये V0 इसको रोक पा रहा है। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ½mv², वो eV0 के इक्वल है। लेकिन क्या यहाँ पे v² की जगह पे हमको Vmax लिखना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वही तो यहाँ तक पहुँच पाएगा। मतलब कि जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो पहले ही रिपेल हो जाएंगे, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो फिर भी यहाँ तक पहुँचेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास इक्वेशन होगा ये, देखिए ½mvmax² = eV0 आप लिख पाएंगे यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इससे आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक समराइज वे में हम लॉज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कि कौन कौन से लॉ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के। तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। तो आपको बताया गया है जैसे कि ये कोई सरफेस है, इस पर कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है, बट क्या करना होता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है या फिर उससे एबव, उससे कम की फ्रीक्वेंसी से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल, ये मेटल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। किसी मेटल के लिए ग्रीन कलर का हो सकता है, किसी मेटल के लिए येलो कलर हो सकता है, किसी मेटल के लिए अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, किसी मेटल के लिए इंफ्रारेड, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कह नहीं सकते, ये उस मेटल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो जिस मेटल के लिए जितना है मिनिमम वैल्यू आएगी, उससे अगर बढ़ाते जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, लेकिन उस मिनिमम वैल्यू से कम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। तो यही है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाती है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड देखते हैं, द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एज सुन एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल। जैसे ही आप मेटल पे इंसिडेंट करते हैं
फोटॉन को तुरंत ही क्या होता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which an electron is emitted from the metal surface is independent of the intensity of light and depends only upon the frequency। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और वो नहीं डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। अब यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। तो देखिए इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इमिटेड फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। या फिर आप किसी सरफेस के लिए कह सकते हैं कि इस सरफेस पे इस सरफेस के यूनिट एरिया पे पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उस सोर्स की इंटेंसिटी इस सरफेस के लिए वही होगी। ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। देखिए सेम सरफेस जो है, जैसे कि ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, इससे पर सेकेंड ऐसे फोटॉन इमिट हो रहे हैं, सपोज 1000 फोटॉन पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हुई, 1n मतलब 1000 इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन E अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो इसको कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, किसी सरफेस के लिए इस सोर्स की ये इंटेंसिटी है। अगर मान लीजिए ये सरफेस से क्लोज आता है तो इस पर और ज़्यादा फोटॉन इंसिडेंट हो पाएंगे, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये सोर्स है। अब देखिए इससे फोटॉन तो ऐसे चलते हैं, अब सरफेस मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस पर इतने ही फोटॉन इंसिडेंट हो पाए, तो इंटेंसिटी इस सरफेस के लिए इसी सोर्स की इंटेंसिटी इस सरफेस के लिए I1 है। अब इसको और क्लोज अगर यहाँ पे ले आएंगे तो देखिए इसको ज़्यादा मिल रही है, तो इस सरफेस के लिए इसी सोर्स की इंटेंसिटी I2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी का मतलब ये होता है किसी सोर्स से जो फोटॉन निकल रहा है वो तो है ही, बट साथ में किसी सरफेस को कितना फोटॉन पर सेकेंड और उसके पर यूनिट एरिया में मिल रहा है, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जबकि एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी E इज इक्वल टू h होती है। एक्चुअल में एनर्जी किसी एक फोटॉन की एनर्जी से रिलेटेड है और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ फोटॉन। आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एनर्जी ऑफ फोटॉन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों ही सही बातें हैं, आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए अगला लॉ देखते हैं। तो अगला लॉ क्या है, फोर्थ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड दैट इज फोटो करंट इज डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंडिपेंडेंट है एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन द इंटेंसिटी। तो यहाँ देखिए ये जो किसी सरफेस से, जैसे इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रॉन इमिट होगा पर सेकेंड, ये बात उसकी एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब फोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस बात पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। लेकिन इसकी इंटेंसिटी की कंडीशन में जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से, फ्रीक्वेंसी से या तो इक्वल हो या तो ऊपर हो। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए आई क्या है, आई का मतलब है नंबर ऑफ़ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है या तो ये थ्रेशोल्ड है या इससे ऊपर है। तो अब क्या करेंगे, उस केस में अगर आप देखेंगे तो जो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है निकलने का, वो फोटॉन की एनर्जी पे इंडिपेंड होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फोटॉन की एनर्जी पे नहीं डिपेंड करता या फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ फोटॉन पे। नंबर ऑफ़ फोटॉन का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को, सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं देखा। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इंटेंसिटी नहीं बल्कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको कहेंगे थ्रेशोल्ड। दूसरा आपने देखा कि जैसे ही फोटॉन सरफेस पे गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। थर्ड देखा कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है फोटॉन की वो होती है E V0, जहाँ पे V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और फोर्थ क्या देखा आपने, या फिर थर्ड को ये भी कह सकते हैं कि द मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की
वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे, और नहीं डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। बात समझिए, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, लेकिन फोटॉन की मतलब लाइट की एनर्जी पे डिपेंड करती है, आप बोल सकते हैं लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। और जो लास्ट है वो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये बात लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। बट इंटेंसिटी के केस में कंडीशन ये है कि जो भी फोटॉन इमिट हो रहे हैं उनकी जो किसी भी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से हाई होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो यहाँ पे फोटो सेल के कई टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। फोटो सेल क्या होता है बस हमको यही जानना है, यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना ही है। बट यहाँ पे टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फोटो इमिसिव सेल है, फोटो वोल्टिक सेल है और फोटो कंडक्टिव सेल है। 3 टाइप के यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये? बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है। अगर आपने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लिया तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। ये देखिए क्या है, ये एक चैम्बर है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रोड पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इसमें करंट पास करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्किंग क्या है, ठीक है। वर्किंग ऑफ फोटो इमिसिव सेल। वैसे देखिए फोटो सेल आपके सिलेबस में सिर्फ यही है कि फ़ोटो सेल क्या होता है, किसी भी टाइप के फ़ोटो सेल और उसकी वर्किंग आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहें पढ़ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होता है फ़ोटो सेल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, सी, और यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड सी एंड एनोड होता है, ठीक है, जो कि इवेपोरेटेड ग्लास चैम्बर के अंदर पैक्ड होते हैं। अब क्या होता है, कैथोड सी सेमी सिलेंड्रिकल प्लेट कोटेड विथ फोटो इमिसिव मटेरियल। तो ये देखिए एक सेमी सिलेंड्रिकल होता है जिसपे फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन ऑफ सीजियम डिपॉजिटेड ऑन सिल्वर ऑक्साइड। तो ये है एक अलग सा ये अरेंजमेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द एनोड ए इज़ इन फॉर्म ऑफ वायर सो दैट इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड। तो जो एनोड है वो वायर के फॉर्म में होता है जिससे इधर से जो लाइट आती है उसको इफेक्ट नहीं करता ये। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द कैथोड सरफेस इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। If potential difference is about 10 volt is applied between the anode and cathode, the photoelectrons are attracted toward the anode and the micrometer connected to the circle will record the current। तो यही है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे यही है, ये है कैथोड, ये है एनोड, ये बैटरी से इसको पॉजिटिव किया गया है। यहाँ से जो लाइट आती है इस वाले सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट पे पड़ती है, इसके ऊपर सीजियम की कोटिंग करते हैं क्योंकि सीजियम जो है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो यहाँ से जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इधर से पास करता है और इस सर्किट में करंट पास करती है। तो यही है फोटो सेल। इस करंट को यहाँ से इस करंट की वैल्यू यहाँ से मिली एमीटर या माइक्रोमीटर से इसको मेजर कर लेते हैं, और इस मेजरमेंट के बाद यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके लिए इक्वेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस इतना ही जानना था। ओके देन, तो आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है।
इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए यही है जो है वर्किंग ऑफ फोटो सेल, जो कि आपको अभी बता दिया गया। अब देखते हैं हम लोग कि एप्लीकेशंस ऑफ फोटो सेल क्या है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोटो सेल। तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड इन टेलीविजन स्टूडियो टू कन्वर्ट द लाइट एंड शेड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर्स। It is used in a photographic camera for automatic adjustment of aperture. It is used in automatic counting of the number of person entering hall, stadium. It is used for automatic switching of street light and traffic signals. Then it is used for automatic switching of street light and traffic signals. It is used for raising fire alarm, the event of accidental fire, building, factories, etc. Then it is used in burglar alarm for houses, bank and treasuries. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं फ़ोटो सेल के, जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में इजीली इसको लिख सकते हैं। इनको और स्टडी डीप कर सकते हैं आप चीज़ों के बारे में, बट आपके सिलेबस में सिर्फ व्हाट इज़ फ़ोटो सेल, क्या इसके एप्लीकेशंस है, इसी के बारे में, ज़्यादा फ़ोटो सेल के बारे में नहीं है। मेन आपको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही आपके सिलेबस में है। उसके बाद डुअल नेचर है। तो देखते हैं कि डुअल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है डुअल नेचर, जो कि आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि वेरियस फिनोमेना जो है कंसर्निंग रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो देखते हैं कि कौन कौन से फिनोमेना है जिससे रेडिएशन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन विच इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस टेक्स प्लेस with radiation itself. Such phenomena can be explained on the basis of electromagnetic wave nature of radiation only. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फिनोमेनन है, ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से फिनोमेना हैं? तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 3 ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि लाइट को अगर हम वेव नेचर माने तो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकेंड देखते हैं, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा। कॉम्पटन इफ़ेक्ट, ऐसा ही कुछ इफ़ेक्ट होता है जो आपको पढ़ना है फ्यूचर में। इन विच इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक प्लेस विद मैटर, सच फिनोमेना कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे फिनोमेना है जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें फोटोन एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिडाइड करता है या इंटरेक्ट करता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट होता है उसमें। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड है द फिनोमेना सच एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन विच नीदर the interaction of radiation take place with radiation nor the radiation with matter. Such phenomena can be explained on the basis of either of the two nature of radiation. तो अगर आप देखें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल या फिर वेव दोनों ही नेचर में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो लाइट है वो 3 टाइप के कैरेक्टर शो करती है। किसी कंडीशन में वेव जैसा बिहेव करती है, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। किसी कंडीशन में वो बिहेव करती है पार्टिकल जैसा, जैसा कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट में है, जैसा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में है। और कुछ केसेस में वो श्योर नहीं है कि वो वेव है या फिर पार्टिकल है, जैसा कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में है। तो अब आगे आते हैं, देखते हैं। तो इन्हीं स्टडीज़ के बाद कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली का आता है। देखिए डी ब्रोगली वेव्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है। लुई डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मैटर शुड आल्सो पोजेट डुअल नेचर। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ या नेचर शो कर सकता है, जैसे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस लेड हिम टू
डुअलिटी हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। तो उन्होंने इसके लिए फॉलोइंग ये जो हाइपोथेसिस रखा। फर्स्ट क्या है, द होल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज़ इन फॉर्म ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो दो फॉर्म में, एक तो मैटर के फॉर्म में और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। और दूसरा उन्होंने कहा, द नेचर लव सिमेट्री एज द रेडिएशन हैज़ गॉट डुअल नेचर, मैटर शुड ऑल्सो पोजेस डुअल नेचर। तो नेचर सिमेट्री प्रॉपर्टी शो करता है, तो जिस तरीके से रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है वैसे ही मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दस अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। इन्होंने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। दीज वेव्स आर कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। तो जो भी वेव्स इस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड है उसको या तो डी ब्रोगली या फिर मैटर वेव्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाई। तो क्वांटम थ्योरी की अगर बात करें रेडिएशन की, तो जो फोटॉन है उसकी एनर्जी जो होती है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। आपको पता है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो किसी फोटॉन की एनर्जी है। फर्दर द एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, लेकिन अगर पार्टिकल रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में है तो वो इस फार्मूले को यूज़ करता है। हालांकि अभी हमको इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको हम भी छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिंस फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास इन द एबव इक्वेशन सो वी हैव। तो देखिए फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग फोटॉन के लिए, जहाँ पे m इसका मूविंग मास है, रेस्ट मास नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एम इंटू सी। और ये मोमेंटम हो गया क्योंकि c उसकी वेलोसिटी है या स्पीड कह सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आप पी सी लिख सकते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो फोटॉन की एनर्जी को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो E इज इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में और दूसरा E इज इक्वल टू पी सी मोमेंटम के फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों ही एक ही पार्टिकल की एनर्जी है तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, पी सी एनर्जी ऑफ फोटॉन इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम एंड स्पीड, एच न्यू एनर्जी ऑफ सेम फोटॉन इन फॉर्म ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से P की वैल्यू आपको मिल जाती है एच न्यू बाई सी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिख सकते हैं। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेव के इक्वेशन से। तो यहाँ से ये पार्टिकल कैंसिल होता है और आपको मोमेंटम मिल जाता है P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज गिवन बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। हेंस डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से मिलती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो वेवलेंथ आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यही क्या है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। या फिर आपको पता है P की वैल्यू जो होती है वो m इंटू सी होती है। ये किसके लिए, फोटॉन के लिए, क्योंकि फोटॉन लाइट की स्पीड से चलता है, लेकिन सारे पार्टिकल तो लाइट की स्पीड से नहीं चलेंगे। तो किसी भी पार्टिकल के लिए P इक्वल टू आप लिख सकते हैं mv। तो यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं h बाई पी, या फिर लिख सकते हैं आप h बाई एम वी। उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज़ कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन। और ये लैम्डा जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए कंक्लूजन है द लाइटर पार्टिकल ग्रेटर इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अगर पार्टिकल का मास कम है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई होगी। सेकेंड, द फास्टर द पार्टिकल मूव स्मॉलर इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर पार्टिकल बहुत ही फास्ट मोशन में है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ स्मॉल होगी। थर्ड, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है।
एंड फोर्थ जो कि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का है, वैसे ये आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको इसकी फ़िलहाल। द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर इफ़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट then mass of particle is given by this m is equal to m naught under root 1 minus v square by c square। तो यही देख सकते हैं, द मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट देन मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई। तो अगर कोई पार्टिकल है, जैसे कि m मास का पार्टिकल है, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट स्पीड से चलने लग गया, तो उसका जो नया मास होता है वो m नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, जहाँ m नॉट क्या है, उसका रेस्ट मास है। जब वो मोशन में नहीं है तो उसका मास कितना है, जब वो मोशन में हो गया तो उसका मास इतना हो जाता है, जहाँ v क्या है, उसकी वेलोसिटी है, c लाइट की वेलोसिटी है, और ये उसका मास है। तो यही है, ये रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके देन, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे।